आप डिपो कैडर में हैं तो जाहिर सी बात है कि जो जिस कैडर का होता है उसको ज़्यादा प्रोफाइल के बारे में ज़्यादा पता रहता है। तो डिपो कैडर का इन डीप आप मुझे प्रोफाइल समझा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार लोगों में काफ़ी घबराहट थी कि डिपो कैडर में हम फॉर्म फिलिंग करें या नहीं करें। गर्ल कैंडिडेट को लेके भी काफ़ी क्वेश्चंस आते थे कि सर हम इसके अंदर जा सकते हैं नहीं जा सकते। तो आप थोड़ा सा इसका डीप एनालिसिस करके बता सकते हैं कि ये फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपका नेचर के अकॉर्डिंग आपको देखना चाहिए। सर अगर मैं गर्ल्स की स्पेक्ट्रम में बात करूं सबसे पहले तो सर एज सच टू डिपो कैडर में गर्ल्स को फील्ड पे पोस्टिंग जनरली नहीं मिलती है एफसीआई में। मतलब वर्कलोड और जॉब टाइमिंग का इसमें क्या रहता है? तो ये बहुत ही 9 to 5 जॉब है। आप आराम से भी उसमें बहुत कम टाइम रहता है। आपको कोई प्रिपरेशन करनी है तो आप मतलब मैं मानता हूँ वन ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट से अगर आप पढ़ के कहीं और निकलना चाहते हैं तो इसके अंदर सैलरी और अलाउंसेस वगैरह मतलब मोटे तौर पे एग्जैक्ट तो किसी को पता नहीं रहता, लेकिन मोटे तौर पे कितने रहते हैं स्टार्टिंग के अंदर? एक चीज़ मैं थोड़ी सी एफसीआई से हट के पूछना चाहूँगा कि जैसे आप पहले आपने स्टार्टिंग में बताया था कि एसबीआई के अंदर आप क्लरिकल के अंदर थे, उसके बाद आपको पीओ का भी एक्सपीरियंस है आईबीपीएस का, और फिर उसके बाद एफसीआई में आना। तो काफ़ी बच्चे जो है इस इंटरव्यू के अंदर ये ज़रूर पूछेंगे हमसे, इसलिए मैं पहले ही क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि ऑफिसर लेवल की पोस्ट छोड़ के AG3 की पोस्ट पे आना, क्योंकि जब एफसीआई का आखिरी बार नोटिफिकेशन आया था उस वक्त हम लोगों के पास एसबीआई पीओ तक के क्वेश्चंस आए थे कि सर हमारा एफसीआई AG3 हो गया, एसबीआई पीओ हम छोड़ना चाहते हैं। तो ऐसी क्या सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं कि इंसान बैंक पीओ छोड़ के, चाहे वो ट्रांसफ़र से रिलेटेड हो या वर्क प्रेशर से रिलेटेड हो, तो वो थोड़ा सा आप खुल के बताइए कि बैंक छोड़ के एफसीआई में आना आपका कैसे हुआ? सर नमस्कार दोस्तों, बैंकर कपल यूट्यूब चैनल पे आज आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है आदित्य जैन। इन्होंने लास्ट टाइम जब एफसीआई का नोटिफिकेशन आया था तो डिपो कैडर के अंदर इन्होंने सिलेक्शन लिया था AG3 की पोस्ट पे। इनसे हम सारी चीज़ें जानेंगे, एफसीआई के बारे में भी बात करेंगे, क्या उसकी वर्क प्रोफाइल होती है, क्या सैलरी रहती है, क्या इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी, क्या सोर्सेज इन्होंने यूज़ किए, किस तरीके से इन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी करी, ये सारी चीज़ें इनसे जानेंगे। तो आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका बैंकर कपल यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। आदित्य, सबसे पहले हम आपसे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, आपने कहाँ से कॉलेज करी, और फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपका कैसे जॉब की तरफ आना हुआ? सर मैं बेसिकली सागर खुरई से बिलोंग करता हूँ। ओके। सर फिर मैंने BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी 2021 में, और सर वो कोविड का टाइम था तो ऑल्दो मेरा प्लेसमेंट हुआ था L&T में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो मैंने सर 6 मंथ की वहाँ पे इंटर्नशिप करी, लेकिन फिर एक्चुअली मेरे फैमिली कंडीशन से नहीं था कि मैं बाहर जा पाऊँ। मैं चेन्नई लोकेशन आई थी, तो फिर मैंने सोचा कि गवर्नमेंट तरफ की तरफ जॉब की तरफ एक्सप्लोर करते हैं। तो फिर मैं बैंकिंग और जो अलाइड सर्विसेज थी उनके बारे में एग्जाम्स की मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी थी आपने। तो इसके पहले एफसीआई के पहले भी आपने कहीं जॉब करी है, कोई एग्जाम्स दे के या क्लियर किए हैं, डायरेक्ट पहली यही जॉब थी? नहीं सर, ये मेरी एक्चुअली गवर्नमेंट सेक्टर में मेरी थर्ड जॉब थी। सर सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था SBI जूनियर एसोसिएट से। ओके। तो वो भी मैंने साथ में ही क्लियर किया था। फिर सर वहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ की सर्विस थी, उतने में मेरा PO क्लियर हो गया था, तो IPS PO। तो फिर मैं यूको बैंक में मैंने एज अ PO ज्वाइन किया। और सर फिर मैं एफसीआई AG3 में मेरा वेटिंग में था, और जैसे ही फिर मेरी यहाँ पे एफसीआई की वेटिंग क्लियर हुई, क्यों और मेरी PO में एक्चुअली मेरी लोकेशन काफ़ी बेकार थी और मेरे को घर पे ना, सर मेरी लोकेशन थी कालमुखी करके एक विलेज है। ओके। वो महाराष्ट्र बॉर्डर, MP महाराष्ट्र बॉर्डर पे है। तो वहाँ पे मेरी लोकेशन थी, वो काफ़ी इंटीरियर था, और मेरे एक्चुअली पर्सनल रीजंस भी थे कि मैं यहाँ पे आना चाह रहा था। तो सर फिर एफसीआई में मेरे को मध्य प्रदेश रीजनल ऑफिस अलॉट हुआ, और फिर मेरे को पोस्टिंग जब आया तो उज्जैन के आसपास आ गया। हालांकि ज्वाइनिंग के बाद पोस्टिंग आती है, लेकिन मोर और लेस वैकेंसी थी, मैंने पता कर लिया था सोर्सेज से, तो फिर मैं यहाँ पे स्विच कर लिया। तो जैसे आपने जब प्रिपरेशन बैंकिंग की तो आपने थी, क्योंकि आपने PO भी क्लियर किया, क्लैरिकल क्लियर किया, तो उसकी प्रिपरेशन की तो मदद आपको मिली होगी एफसीआई के अंदर। हाँ, तो जब आपने स्टार्टिंग करी थी बैंकिंग की प्रिपरेशन, तो आप अपने सोर्सेज बता सकते हैं कि आपने एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मतलब इसकी कोचिंग ऑफलाइन ली थी या ऑनलाइन ली थी, ये मतलब किस तरीके से आपने इसकी प्रिपरेशन करी थी, क्या सोर्सेज थे आपके? सर मैं सबसे पहले इंग्लिश से स्टार्ट करूंगा। सर इंग्लिश एक्चुअली मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट था, तो मेरे को इंग्लिश में उतना मैं दिक्कत नहीं थी। तो मैंने सर अपनी जो पूरी प्रिपरेशन थी वो मॉक्स पे ही रिलाय करी। सेकंड सर अगर मैं बात करूं कि जैसे कि रीजनिंग की अपन बात करते हैं, तो सर मैंने वो अंकुश लांबा सर जो थे, मैंने उनके जो 1000 पजल सीरीज चलती है और जो मिसलेनियस टॉपिक्स थे, वो मैंने अनअकैडमी का कोर्स ले रखा था उस टाइम पे, तो मैंने उससे प्रिपरेशन करी थी। और सर फिर यूट्यूब से बाकी मैंने मैथ्स में तो मैंने ऐसा आशीष अरोड़ा सर की वीडियोस देखे, जो भी टॉपिक्स में मेरे को डाउट था, तो मेरा मतलब अर्थमेटिक ऑल तो सही था, लेकिन फिर भी जो टॉपिक्स में मेरे को डाउट लगता था तो मैं उनसे रेफर कर लेता था यूट्यूब के थ्रू। और सर फिर अगर एफसीआई की बात करी जाए, तो जो जीके का सिलेबस था वो सर मैंने लूसेंट से कवर करना। लूसेंट से जो एसएससी में हेल्पफुल होती है। एसएससी में जो हेल्पफुल होती है, जीके का सिलेबस आपने वहाँ से कवर किया था पूरा का पूरा। जो एफसीआई का जो फेस 1 था, तो वो आपने जॉब में रहते हुए ही उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी?
सर एक्चुअली जो FCI का फेज़ 1 था वो मेरी जॉब में होने से ज्वाइन करने से पहले ही हो गया था वो। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो फेज़ 2 था उस टाइम में सर मैं वर्किंग। अच्छा, तब आपने जॉब ज्वाइन कर ली थी, उसके बाद आपने फेज़ 2 दिया फेज़ 2 था। दिया था सर। अपन फेज़ 1 की पहले बात करेंगे, उसके बाद फेज़ 2 की बात करेंगे FCI के अंदर। तो FCI का आपने कोई अलग से कोई कोर्स परचेज किया था या पढ़ाई करी थी, या बैंकिंग से ही कंटिन्यू रखा था, केवल आपने उसी के बेस पे तैयारी सर करी? एक्चुअली मेरे को FCI के बारे में तो आइडिया नहीं था उस टाइम पे। फिर जब मैंने आपका वीडियो देखा कि नोटिफिकेशन वगैरह आया है तो फिर मैंने उसके बारे में एक्सप्लोर करना चालू किया। तो ऑल्दो सर जो भी यूट्यूब से ही रेफरेंस स्टडी मटेरियल मेरे को मिला, जो गाइडेंस आप लोग ने दी और भी 1-2 चैनल्स मैंने फॉलो किया उस टाइम पे, वीडियोस जो भी थे, तो मैंने उनसे ही अपनी प्रिपरेशन बेस करी थी सर। अलग से तो ऐसे मैंने कोई अलग कोर्स से नहीं कुछ लिया नहीं था। था। जो फेज़ 1 का इसका एग्जाम पैटर्न मोटे तौर पे क्या रहता है, और लेवल इनका बैंक जैसा रहता है या बैंक से थोड़ा सा कम या ज़्यादा रहता है? सर अगर फेज़ 1 की बात करी जाए तो वो ऑलमोस्ट अपन RRB PO का लेवल कह सकते हैं, जो प्रीलिम्स में आता है। बट डिफरेंस पैटर्न में तो होता ही है। इसमें 4 सेक्शंस आते हैं, 25 क्वेश्चंस ईच के, जहाँ तक मैं रिमेंबर कर पा रहा हूँ। तो GK का सेक्शन आता है, उसमें सर IBPS पेपर कनेक्ट कराता है, तो करंट अफेयर्स ही मेजर हाईलाइट रहता है प्रीलिम्स में। तो लेकिन स्टैटिक के भी क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, इसके अंदर फेज़ 1 में भी GK आता है? हाँ, फेज़ 1 में भी GK आता है क्योंकि सर। IBPS में मेंस के अंदर रहता है, फिर प्रीलिम्स उसका वैसा रहता है। इसमें सर फेज़ 1 में भी GK आता है। और सेकेंडली फिर उसके बाद वही बाकी 25 क्वेश्चन का सेट रहता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 25 क्वेश्चन ईच सेक्शन। तो इसमें सेक्शनल टाइमिंग और सेक्शनल कट ऑफ रहती है प्रीलिम्स के अंदर? सेक्शनल टाइमिंग रहती है। सेक्शनल टाइमिंग रहती है, कट ऑफ ओवरऑल रहती है इसकी? कट ऑफ ओवरऑल रहती है। कट ऑफ ओवरऑल रहती है, तो ये एक एडवांटेज रहता है थोड़ा सा कि कट ऑफ ओवरऑल है इसकी। हाँ सर, ये तो है। इसके बाद जैसे प्रीलिम्स आपका क्लियर हो गया, उसके बाद आपने जॉब ज्वाइन कर ली। हाँ, तो प्रीलिम्स से मेंस में जब एग्जाम शिफ्ट होता है तो थोड़ा सा लेवल ऊपर जाता है। अमूमन मेरे ख्याल से सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम रहते होंगे, कुछ एक सब्जेक्ट या तो ज़्यादा बढ़ता होगा मेंस में। सब्जेक्ट तो सर ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, लेकिन लेवल तो ऊपर जाता है। मतलब वो मेंस लेवल, जैसे RRB PO का मेंस जो लेवल होता है, ऑलमोस्ट उस लेवल का आता है। ऑलमोस्ट उसी लेवल का। मतलब लास्ट टाइम मेरे टाइम पे सर मैथ्स तो काफ़ी हार्ड आई थी, मैं कहूँगा। मतलब मैं तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड था देने के बाद। मेरे को तो लगा था कि शायद क्लियर भी नहीं होगा मेरा एग्जाम। तो जैसा आपने बताया जनरल अवेयरनेस के बारे में, तो काफ़ी सारे बच्चों को पिछली बार भी कन्फ्यूजन था कि ये बैंकिंग जैसी आती है, जैसे 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ लें, या फिर SSC CGL जैसी इसके अंदर जनरल अवेयरनेस आती है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैं दोनों का कंबाइन पूछूंगा आपसे, प्रीलिम्स का और मेंस का भी। तो ओवरऑल आपके टाइम पे किस तरीके की क्वेश्चन फ्रेमिंग हुई थी और लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था? सर मोरलेस ऐसा है, जो जैसे SSC का अपन एग्जाम देखें तो उसमें स्टैटिक का वेटेज ज़्यादा होता है और करंट अफेयर्स का वेटेज मोरलेस 10% या 15% होता है। लेकिन सर जब अपन FCI AG 3 में आते हैं, तो जो लास्ट टाइम जो हमारे टाइम पे पेपर पैटर्न आया था, उसमें दोनों का परसेंटेज 40% करंट अफेयर्स का वेटेज था और 60% स्टैटिक का वेटेज था। और जो 40% जो करंट अफेयर्स का वेटेज था सर, उसमें जो जैसे बैंक में हमने जो करंट अफेयर्स आते हैं, जो अपन GA पढ़ते हैं बैंक में जैसे पढ़ते हैं, वो सेम प्रिपेयर करना है, उसके लिए सेम आता है सब कुछ। वो अफेयर्स क्लाउड जो वेबसाइट्स हैं उनकी जो अपन करते हैं। और जो 60% था सर, वो स्टैटिक पार्ट आया था। लेकिन स्टैटिक पार्ट में भी जैसे ऐसा था कि मैंने एक लिस्ट बना ली थी उस टाइम पे, जो मैनेजर का पेपर हुआ था। मैंने क्या किया था कि उसका एनालिसिस किया था, और जो टॉपिक्स जो मैंने ब्रॉड एक करके लिस्ट बनाई थी, मोर और लेस उन्हीं टॉपिक्स से सर आया था। तो मैंने एनालिसिस किया था। मैनेजर का पेपर एक्चुअली AG 3 से पहले होता है। ओके, मतलब मैनेजर के पेपर को एनालिस करके आपने उस वक्त जो क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस तो पता पड़ ही जाते हैं यूट्यूब वगैरह पे कि क्या क्वेश्चंस आए थे, तो वो आपको मदद कर गए थे। वो मदद कर गए थे। फेज 1 और फेज 2 का इनका सेम ही था कि 40% इनका। हाँ, मोर और लेस सर वो 1 to 2% का इधर लीजिए, मोर और लेस ऐसे पैटर्न आया था सर प्रीलिम्स और मेंस। और ये जो हिस्ट्री वाला और ये जो पार्ट था SSC वाला, ये लूसेंट से आपने कवर कर लिया? हाँ, लूसेंट से कर लीजिए, या तो फिर कोई यूट्यूब पे आपको वीडियो को जब वन शॉट, ऐसे SSC का एग्जाम्स के लिए कई टीचर्स वन शॉट पोस्ट करते हैं, तो आप उनसे भी कवर कर सकते हैं, तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, वीडियो है, बुक। तो ये इस तरीके से आपने एग्जाम अपना जो है वो क्लियर किया। एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद जैसे मैं पूछना चाहूंगा कि उस वक्त एक कंफ्यूजन और था कि डिपो कैडर भरें या जनरल कैडर भरें, तो इसके अंदर 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? सर लास्ट टाइम तक तो मेरे को पता है कोई भी एक जोन से सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करा जा सकती है। और अभी भी मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ जो नोटिफिकेशन आएगा, मैं भी उसमें यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और सर जनरल या डिपो की बात है तो सर वो पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है कि आदमी क्या चाहिए। जैसे जनरल की जो पोस्टिंग है वो मोरलेस ऑफिस में ही रहती हैं, और उसको फील्ड पे तब लगाएंगे जब स्टाफ की शॉर्टेज रहेगी डिपो कैडर के। वरना उसको फील्ड पे नहीं एंगेज करेंगे। और डिपो सर पूरी फील्ड जॉब है। डिपो में सर दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं, दोनों के अपने सर वो प्रोज एंड कॉन्स हैं। जैसे कि प्रोज डिपो में अगर अपन जाएं तो ये है कि ज़्यादा लोकेशन, डिपोज ज़्यादा जगह होते हैं, तो लोकेशन मिलने का, घर के पास पहुंचने का अच्छा है। सेकेंड थिंग, जो डिपो में ऐसा है
कि सर आप जाते हो टूर पे, टूर जॉब है तो मोनोटोनिसिटी थोड़ी कम है, मतलब ऑफिस जॉब नहीं है, तो आप जाते हो फील्ड पे तो यू एंजॉय योरसेल्व्स और सीखने को काफ़ी मिलता है। आप अदर डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करते हो, वेयर हाउस ओनर्स हैं, वेब्रिज इंचार्ज, वेब्रिज ओनर्स हैं, तो उन सबसे इंटरेक्ट करते हो तो यू गेट टू लर्न अ लॉट। और अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करो तो सर जैसे कई लोग होते हैं कि जो 9 to 5 काम करना है, अपना चिल करना है, बड़ी जगह पे पोस्टिंग चाहिए, जैसे मान लीजिए जो डिविजनल ऑफिस के नीचे जनरली जनरल कैडर को पोस्ट नहीं करते हैं। तो अगर मैनेजर लेवल पे है तो कई बार एनोमली देखी है, लेकिन अगर असिस्टेंट लेवल पे हो तो AG3 हो तो आपको जनरली ऐसे पोस्ट नहीं करते हैं। तो डिविजनल ऑफिस तो सर हमेशा बड़ी जगह ही होते हैं। जैसे अगर अपन MP की केस में बात करें तो सतना और उज्जैन ही है जो मेरे साथ थोड़ी छोटी जगह पर डिविजनल ऑफिस हैं, बाकी सब इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर ही है, वो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर है, वही है। तो जैसे जब सिलेक्शन हो जाता है तो एक जोन में आपने फॉर्म भरा, वहाँ से आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद ये लोग पोस्टिंग में आपसे कुछ प्रेफरेंस पूछते हैं या अपने हिसाब से पोस्टिंग देते हैं, या आपकी जो लोकेशन है जहाँ आप करंटली रह रहे हो तो ये अपने हिसाब से उधर ही पोस्टिंग देते हैं? सर वो डिपेंड करता है कि जो एक्चुअली क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट क्या चाह रहा है। ओके। एक्चुअली जब प्रेफरेंस भरवाते हैं, लेकिन प्रेफरेंस रीजन की भरवाते हैं कि जैसे मैं वेस्ट जोन में, तो वेस्ट जोन में 4 रीजन आते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र एंड गोवा। ओके। तो अपने को उनमें से कोई 3 रीजन भरने पड़ते हैं जब आप ज्वाइन करते हैं। तो जो अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रायोरिटी होती है, कोशिश तो जनरली वो करते हैं कि उनमें अकोमोडेट कर दें, कि फर्स्ट प्रायोरिटी अकोमोडेट कर दें। लेकिन बहुत सारे लोग लास्ट टाइम ऐसे थे जो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे नहीं है। बहुत ही सारे ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि सर वो वैकेंसीज पे डिपेंड करता है कि सीजन में ज़्यादा वैकेंसी किस में काम है, वो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसा कि मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, ईडी ऑफिसर सा एग्जीक्यूटिव, इसमें प्रेफरेंस भी रैंक वाइज प्रेफरेंस, मतलब जिसका रैंक अच्छा होता होगा उसको प्रेफरेंस ज़्यादा अच्छी मिलती होगी? सर एक्चुअली ऐसा कुछ SOPs तो नहीं है और ना ऐसा कुछ रूल है। मतलब जनरली ऐसा होता है कि ऐसा हो सकता है, मतलब बैकएंड पे क्या होता है वो तो जोनल ऑफिस वाले ही जानते हैं। HR की चीज़ अपने को पता नहीं चलती, इंटरनल ये लोग नहीं बताते। हाँ, लेकिन जनरली जितना मैंने देखा, जैसे अभी वेटिंग लिस्ट वाले हैं, जैसे अभी वेटिंग्स अभी भी क्लियर हो रही है। इनफैक्ट कल ही मेरे पहचान में एक बंदा उसने ज्वाइन किया है, तो वेटिंग लिस्ट तो अभी भी क्लियर हो लगा था। इसकी वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी नेक्स्ट रिक्रूटमेंट तक रहती है FCI में। अच्छी बात ही है सर, जैसे बैंक पे अपन 1 साल देखते हैं, तो वैसा था कि सर जैसे जो रिक्रूटमेंट क्लियर होते हैं, जैसे अभी जो वेटिंग लिस्ट वाले उनको अपना घर मिल रहा है, लेकिन जो सिलेक्टेड लिस्ट वाले थे उनको उस टाइम पे वैकेंसीज के आपसे अलॉटमेंट दिया था। तो डिपेंड सर आपकी किस्मत पे करता है। वो किस्मत पे डिपेंड करता है कि जिस वक्त आपका सिलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे वेकेंट सीट है या नहीं है। गर्ल कैंडिडेट को कुछ फायदा मिलता? प्रेफरेंस रहती है कि सर उनको होम पोस्टिंग दें, क्योंकि सारे ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा एज मिलता है, थोड़ा सा हल्का सा ही एज है। मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से एज है, लेकिन मोर और लेस गर्ल कैंडिडेट को दे देते हैं उनके हिसाब से पोस्टिंग। मतलब रीजनल ऑफिस तो दे ही देते हैं, आपका स्टेट तो दे ही देंगे, उसके बाद अगर डिविजनल ऑफिस खाली नहीं है तो वो डिपेंड करता है सर वैकेंसी पे। और टेक्निकल और अकाउंट कैडर का इनका मतलब क्या रहता है, थोड़ा सा अगर आप बता सकें तो? सर अकाउंट्स का ये है कि अकाउंट्स वाले तो अकाउंट्स में काम करते हैं, जैसे कि नेम इटसेल्फ सजेस्ट। और टेक्निकल कैडर फील्ड पे काम करता है, उसका इंस्पेक्शन, रेगुलर स्टॉक सिलेक्शन वगैरह तो डे टू डे ऑपरेशंस रहते हैं। और मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर आपको फील्ड जॉब करनी है, अगर मतलब फील्ड जॉब करनी है तो टेक्निकल इज द बेस्ट कैडर, और अगर आपको ऑफिस जॉब करनी है तो अकाउंट्स इज द बेस्ट कैडर। बिकॉज कभी आप अकाउंट्स को फील्ड पे बहुत ही रेयर, मतलब वो SOPs है कि उनको नहीं भेजेंगे। इसमें सिलेक्शन के बाद जैसे किसी का कोई बिलोंग MP में करता है, उसने जोन दूसरा फिल किया अपना, महाराष्ट्र साइड का इधर का, तो महाराष्ट्र सेम जोन में, महाराष्ट्र सेम जोन में है, या जो भी दूसरी स्टेट आती है उस जोन का उसने फिल किया, तो उसके बाद जोन चेंज कर देते हैं ये लोग के? एक 5 साल का टेन्योर होता है या करते ही नहीं है? जोन का कुछ इनकी रहती है चेंज? तो अभी तो पॉलिसी है कि अभी तो चेंजेस कर देते हैं, लेकिन सर उसमें वो एडवाइजेबल इसलिए नहीं रहता क्योंकि एक्चुअली जो FCI में प्रमोशन वैसे भी काफी स्लो है, आपको पता ही, मतलब कंपैरेटिवली बैंक्स के कंपैरिजन में स्लो है, मतलब वैसे तो ठीक है, लेकिन वो पे स्केल वगैरह मिल जाता है आपको इवेंचुअली। 6 साल में अगर आपका नहीं हो तो आपको एक एडिशनल इंक्रीमेंट जो होते हैं वो दे देती है गवर्नमेंट। लेकिन सर आपकी सीनियरिटी पूरी लॉस हो जाती है अगर आप जोन चेंज करते हो तो। अगर आपने जोन चेंज की रिक्वेस्ट डाली तो सीनियरिटी लॉस हो जाती है? अगर आपका जोन चेंज की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई तो आपके नए जोन में जब आप आओगे तो उसमें सबसे बॉटम पे स्टार्ट करोगे। अच्छा। तो एडवाइजेबल नहीं होता है, लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ हो जाता है, लेकिन मतलब ऐसा तुरंत नहीं होता। प्रोविजन में तो होगा ही नहीं, प्रोविजन में तो होता ही नहीं। उसके बाद भी सर मतलब अप्रोक्सीमेटली एवरेज टाइम 4 to 5 years तो लग जाते हैं अगर आपका केस सॉलिड है तो। मतलब स्पाउस ग्राउंड पे जल्दी कंसिडर होता है।
इसमें बैंक की तरह बॉन्ड अमाउंट भी रहता है कुछ? नहीं सर, बॉन्ड, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज एक मंथ का नोटिस पीरियड है बस, अगर आप प्रोविजन में हो हाँ। और प्रोविजन आपका 1 साल बाद कंफर्म हो चुका है तो 3 मंथ का नोटिस पीरियड है। 3 महीने का नोटिस पीरियड रहता है इसका। इसके अंदर जो आपने बताया प्रमोशन थोड़ा स्लो होता है, तो प्रमोशन का मतलब प्रोसेस थोड़ा सा समझा सकते हैं कि जैसे बैंकिंग में तो प्रमोशन में रिटन पेपर होता है, फिर इंटरव्यू होता है, इंटरनल चलता है सारा, इसमें केवल सीनियरिटी वाइज देखते हैं ये, या और भी कोई तरीका? सर अभी एक नई स्कीम लास्ट ईयर ही पेपर हुआ था उसमें, जो 2016 के जो 2016 से जो पहले के बैचेस थे उनके लिए एग्जाम कराया था, एक्सेलरेटेड प्रमोशन स्कीम करके एपीएस स्कीम लाई थी गवर्नमेंट। तो उसमें तो वैकेंसी लिस्ट कही थी, उसमें आप डायरेक्ट एग्जाम देके मैनेजर बन सकते हो। ओके। लेकिन सर उसमें ऐसा है कि वो जो है अभी जो पता पॉलिसी है उतनी वेल फॉर्मुलेटेड नहीं है, तो ये पता नहीं कि वो नेक्स्ट कब होगा। मतलब फर्स्ट टाइम हो गया है, नेक्स्ट कब होगा होपफुल तो है कि हम लोग रेगुलर होगा, रेगुलर इंटरवल्स पे होगा, पर लेकिन उसमें भी ऐसा है कि 10% वैकेंसीज एपीएस से भरी जाएंगी, बाकी 90% जो वैकेंसीज हैं वो सीनियरिटी से ही फिल होंगी। सीनियरिटी से ही फिल होगी। ओके ओके। जैसे आप डिपो कैडर में हैं तो जाहिर सी बात है कि जो जिस कैडर का होता है उसको ज़्यादा प्रोफाइल के बारे में ज़्यादा पता रहता है, तो डिपो कैडर का इन डीप आप मुझे प्रोफाइल समझा सकते हैं? क्योंकि पिछली बार लोगों में काफ़ी घबराहट थी कि डिपो कैडर में हम फॉर्म फिलिंग करें या नहीं करें। गर्ल कैंडिडेट को लेके भी काफ़ी क्वेश्चंस आते थे कि सर हम इसके अंदर जा सकते हैं नहीं जा सकते, तो आप थोड़ा सा इसका डीप एनालिसिस करके बता सकते हैं कि ये फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या आपका नेचर के अकॉर्डिंग आपको देखना चाहिए? सर अगर मैं गर्ल्स की पर्सपेक्टिव में बात करूं सबसे पहले, तो सर ऐसा जो डिपो कैडर में गर्ल्स को फील्ड पे पोस्टिंग जनरली नहीं मिलती है एफसीआई में, मतलब ऐसा है नहीं, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन प्रेफरेबल रहता है कि बॉयज़ को भेजें, क्योंकि सर वो एटमॉस्फेयर जो रहता है लेबर्स वगैरह से डील करना रहता है, वेयर हाउस ओनर्स वगैरह से, तो काफ़ी ट्रिकी रहता है। तो कोशिश करते हैं कि मेल स्टाफ अगर डेप्यूट करें तो बेटर रहेगा। और अगर सर जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे, अगर जैसे AG3 डिपो की, तो ऐसा है कि सर वो डिपेंड, मेन काम है सर AG3 डिपो का कि जो मूवमेंट है फूड ग्रेन्स का उसको इंश्योर करना स्मूथली। तो उसमें सर बहुत सारे टाइप से मूवमेंट होता है, रैक मूवमेंट होता है, रोड मूवमेंट होता है। तो सर जो रैक मूवमेंट, रोड मूवमेंट होता है तो उसमें टीम बनाई जाती है, उसको उसमें असिस्टेंट पार्ट होता है, मैनेजर पार्ट होता है, पूरी टीम बनती है, तो वो सुपरवाइज करती है। काम आपको कुछ नहीं करना होता, सुपरविजन का काम रहता है। क्योंकि जो काम है वो पूरा जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो एफसीआई के हायर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो पूरा काम करते हैं। तो अपने को सुपरविजन का काम रहता है वहाँ पे रैक पे या रोड पे कहीं पे भी बन जाता है, अपने को सुपरविजन करना रहता है कि SOPs फॉलो हो रही है कि नहीं। वर्कलोड और जॉब टाइमिंग का इसमें क्या रहता है? सर वो डिपेंड करता है कि सीजन कैसा है, स्टॉक कितना अवेलेबल है, उस पर डिपेंड करता है। अगर स्टॉक नहीं है तो ये बहुत ही 9 to 5 जॉब है, आप आराम से भी, उसमें बहुत कम टाइम रहता है, आपको कोई प्रिपरेशन करनी है तो आप, मतलब मैं मानता हूँ वन ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट से, अगर आप पढ़ के कहीं और निकलना चाहते हैं तो। और अगर जैसे कि मान लीजिए वो है, तो आप काम को, मतलब एफसीआई में एक बात है कि काम को आप मना नहीं कर सकते, आप इनफैक्ट कहीं भी जाएंगे काम को मना नहीं कर सकते हैं। तो अगर स्टॉक है तो फिर अगर रैक का मूवमेंट है तो हो सकता है कि वो 10 घंटे चले, 12 घंटे चले, 15 घंटे चले, तो यू हैव टू बी देयर ऑन द स्पॉट। मतलब फ्लेक्सिबल जॉब प्रोफाइल है, किसी दिन ऐसा होगा कि आपके पास कोई काम बहुत कम होगा, हाँ, और किसी दिन काम आपके पास बहुत ज़्यादा रहेगा। अभी जहाँ आपकी पोस्टिंग है वहाँ पे ओवरऑल लगभग आपको 2 साल हो गया होगा? नहीं सर, अभी मेरे को 9 मंथ्स ही हुए हैं। 9 मंथ्स हुए हैं। तो 9 मंथ्स के अंदर मतलब आपको कैसा लगा अभी तक, क्या वर्क प्रोफाइल रही, और मतलब कभी किसी महीने में ज़्यादा काम रहता है या किसी महीने में कम रहता है, किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस? जैसे कि प्रोक्योरमेंट सीजन रहता है, सब प्रोक्योरमेंट साइकिल आता है, तो जैसे अगर अपन, जैसे मैं जहाँ पे वहाँ पे सिर्फ वीट का ही होता है, तो वीट का प्रोक्योरमेंट साइकिल जो है अप्रैल से लेके जून तक चलता है। तो सर उस टाइम पे हैवी वर्कलोड रहता है, मतलब उस टाइम पे तो मतलब ऐसा है कि ऑफिस में आपको फील्ड स्टाफ मिलेगा ही नहीं, मतलब सभी लोग फील्ड पे जाके काम कर रहे होंगे अपने, जो भी जहाँ पे जो सेंटर्स पे डेप्यूटेड हैं तो वहाँ पे जा रहे होंगे, डेप्यूटेड हैं, तो उस टाइम तो टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर जैसे मानसून सीजन आता है तो ऑब्वियसली बात है, रोड्स खराब हो जाती हैं, वेयर हाउसेस इंटीरियर्स में रहते हैं, रेलवे फैसिलिटीज नहीं है, तो रैक और मूवमेंट बहुत कम हो जाता है। तो ये सीजन, जैसे मानसून सीजन तो काफी चिल रहता है, फिर विंटर में थोड़ा बढ़ता है, तो फिर ऐसा सीक्वेंस से साइकिल वाइज वो चलता है। इसके अंदर लीव्स वगैरह का क्या रहता है कैलकुलेशन, मतलब कितनी लीव आपको मिलती है? सर लीव्स की अगर बात की जाए तो पहले तो CL मिलती है, जो 8 CL मिलती हैं। उसके बाद सर 2 रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज रहते हैं, जो RH बोलते हैं, तो वो लिस्ट निकलती है सिलेक्टेड, वो आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा अवेल करना है। उसके बाद सर रहता है कि अपना जो 30 EL रहती हैं, 15 जनवरी में क्रेडिट होती है, 15 जुलाई में क्रेडिट होती हैं, 15 करके क्रेडिट होती है। अच्छा, मतलब इसके अंदर एनुअली नहीं रहती है? नहीं, 6 मंथली रहती हैं सर। 6 मंथ में रहती है, ओके। तो और उसके बाद जो मेडिकल का भी ऐसा ही है, तो 10 और 10 मेडिकल में 20 मेडिकल लीव्स मिलती हैं, तो वो भी जनवरी में, जुलाई में रिस्पेक्टिवली क्रेडिट होती हैं हाफ हाफ। तो लीव्स तो सर इतनी है। और 5 डे वीक का इसके अंदर है कि नहीं है?
सर डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कौन से ऑफिस में है। अच्छा। जैसे अगर आप हेडक्वार्टर में हैं, जोनल ऑफिस में हैं और रीजनल ऑफिस में हैं तो मोर और लेस आपका 5 days अ वीक ही रहेगा। लेकिन अगर आप डिपो में और डिवीजन ऑफिस में हैं तो आपको 6 days वीक रहेगा, लेकिन सेकंड सैटरडे ऑफ रहेगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना भूल गया कि जैसे क्लरिकल पोस्ट रहती है AG3 की, तो बैंक क्लरिकल में या जैसे RP असिस्टेंट वगैरह में भी जब लोकल लैंग्वेज आपकी जो LPT होता है वहाँ पे, जैसे कोई राजस्थान का बंदा गुजरात से अप्लाई करेगा तो वहाँ गुजराती का उसको LPT सीखना पड़ता है, लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। FCI AG3 में ऐसा कुछ होता है? सर LPT होता नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी आ रहा है वो मतलब लैंग्वेज सीख ले, क्योंकि जो काम है वो पूरा जैसे अब मैं MP में पोस्टिंग है मेरी, तो MP A क्षेत्र में आता है, आपको पता होगा का क्षेत्र में आता है। तो जो का क्षेत्र में उसमें 100% हिंदी में काम होता है, तो 100% हिंदी में ही काम होता है सर। ओके। मतलब उसमें कोई लीनियंसी नहीं है। मतलब आपका ऑफिस नोट वगैरह जितनी भी चीजें रहती है वो पूरा हिंदी में रहती है? पूरा हिंदी में रहता है, फाइल्स पूरी हिंदी में चलती हैं। इनफैक्ट सर अगर आप 100% हिंदी में काम करते हैं और अगर आपने एक सर्टेन अमाउंट ज्यादा वर्ड्स वगैरह का यूज किया होता है तो इनफैक्ट FCI में इंसेंटिव स्कीम भी है सर। ओके। हिंदी को प्रमोट करता है सर FCI पूरी तरीके से, पूरे तरीके से प्रमोट करता है। इसके अंदर सैलरी और अलाउंसेस वगैरह मतलब मोटे तौर पे एग्जैक्ट तो किसी को पता नहीं रहता, लेकिन मोटे तौर पे कितने रहते हैं स्टार्टिंग के अंदर? सर 28,200 बेसिक है अभी। ओके। उसके ऊपर सर अपने को जो DA मिलता है, और सर एक्चुअली सर बैंकिंग में क्या है कि अलग से अलाउंसेस आते हैं, तो बहुत सारे अलाउंसेस अलग से रहते हैं। लेकिन इसमें सर ऐसा इसमें अलाउंसेस ऐसा कुछ नहीं रहते हैं। होता क्या है कि गवर्नमेंट ने एक फ्रिंज बेनिफिट करके 32% ऑफ बेसिक फिक्स कर रखा है। मतलब वो स्लिप में शो होगा, वो स्लिप में शो होता है, वो 32% ऑफ द बेसिक रहता है। तो जो भी आपकी बेसिक है, तो बेसिक प्लस 32% ऑफ द बेसिक रहता है, वो DA उसमें इंक्लूड नहीं होता। 32% ऑफ द बेसिक है, तो वो आपको एज एन अलाउंसेस गवर्नमेंट क्रेडिट कर देती है। अलाउंसेस में जैसे एक चीज काफी लोग ये बोलते हैं कि बैंक में क्लरिकल में तो शायद नहीं रहता है, लेकिन ऑफिसर में ही फायदा रहता है कि आपको या तो बैंक क्वार्टर मिल जाता है, लीज मिल जाती है। FCI में AG3 के अंदर लीज और क्वार्टर फैसिलिटी इनकी रहती है, या क्या सिस्टम रहता है कि जहाँ पे क्वार्टर है वहाँ मिल जाते हैं और बाकी जगह जहाँ नहीं है वहाँ आपको खुद मैनेज करना पड़ता है? मतलब क्या सिस्टम रहता है? यही सिस्टम है सर अभी तो जो करंट सिस्टम है। हालांकि लीज के लिए यूनियन ने प्रपोजल सबमिट किया हुआ है, और ऐसा मतलब होपफुल है सब लोग की हो जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट भी पॉजिटिव उस पर है। लेकिन अभी जो लीज की करंटली अगर अपन बात करी जाए तो करंटली लीज का ऐसा है कि सिर्फ मैनेजर्स को लीज है, AG3 में लीज, असिस्टेंट्स में लीज नहीं है। और जहाँ पे क्वार्टर्स, जैसे मान लीजिए MP भोपाल में कॉलोनी है FCI की, तो वहाँ पे आपको क्वार्टर्स मिल जाते हैं, और बाकी जगह पे आपको खुद ही मैनेज करना, खुद मैनेज करना रहता है। इसके अंदर डिपो कैडर में ये भी बोला जाता है कि जब वर्कलोड आता है तो उस वक्त जैसे एक्स्ट्रा काम करने का FCI एक्स्ट्रा पेमेंट भी करता है। तो वो तो एक कैलकुलेशन क्या रहता है वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन फिर भी आप एक मोटे तौर पे अगर समझा सको कि मतलब लगभग कितना अगर जिस वक्त वर्कलोड है तो करता भी है कि नहीं करता? मतलब ये केवल बोला जाता है कि FCI पे करता है या नहीं करता? नहीं सर, वो सर पेमेंट होता है, उसको ओवर टाइम बोलते हैं। लेकिन सर वो उसमें भी डिपेंड करता है, जैसे कि आपका क्या नेचर ऑफ वर्क है। फॉर एग्जांपल आपने अपने ऑफिस का काम ही स्टिपुलेटेड टाइम में कंप्लीट नहीं किया, तो उसके लिए तो FCI लायबल नहीं है सर। मतलब वो तो आपकी तरफ से मिस्टेक है, तो उसके लिए आप अगर आप बोलो कि मैं 10 बजे तक ऑफिस में बैठ रहा हूँ, तो आपको मतलब काम नहीं है और फिर भी कोई इंसान या काम को खींच के बैठा है, तो वो उसकी लेकिन जैसे कि अब जैसे मान लीजिए आप रैक पे जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस की वजह से रैक लेट हो जाती है, रैक मूवमेंट लेट हो जाता है। तो जो उस टाइम का जो कैलकुलेशन है सर, वो तो पूरा आपको ओवर टाइम मिलता ही है। अप्रोक्सीमेटली एक AG3 को अगर कोई नया ज्वाइन करता है तो अप्रोक्सीमेटली 250 to 300 पर आवर, मतलब ऐसा कुछ रेट है। मतलब 250 से 300 रुपए एक घंटे। वो उसको मिलता है, फिर चाहे महीने में अगर आपने 15 दिन भी अगर 15 घंटे ज्यादा काम किया हो तो वो आपको मिलेगा। 15 तो सर होता नहीं जनरली, जो ऐसा है कि अगर सीजन रहता है तो वो जो घंटे हैं वो अप्रोक्सीमेटली 60-80 ऐसे चले जाते हैं सर। 60 to 80 घंटे मंथ में मिलता है, मंथ में मिल जाता है। मतलब 60 घंटे भी अगर अपन पकड़ के चलें तो 250 से 300 रुपए के हिसाब से आपको 300 रुपए देखे तो 18,000 रुपए आपको लगभग बन जाता है एक्स्ट्रा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है ये। मतलब अगर काफी अच्छा अमाउंट है ये। एक चीज मैं थोड़ी सी FCI से हटके पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि SBI के अंदर आप क्लरिकल के अंदर थे, उसके बाद आपको PO का भी एक्सपीरियंस है IBPS का, और फिर उसके बाद FCI में आना, तो काफ़ी बच्चे जो है इस इंटरव्यू के अंदर ये ज़रूर पूछेंगे हमसे, इसलिए मैं पहले ही क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि ऑफिसर लेवल की पोस्ट छोड़ के AG3 की पोस्ट पे आना, क्योंकि जब FCI का आखिरी बार नोटिफिकेशन आया था उस वक्त हम लोगों के पास SBI PO तक के क्वेश्चंस आए थे कि सर हमारा FCI AG3 हो गया,
एसबीआई पीओ हम छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसी क्या सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं कि इंसान बैंक पीओ छोड़ के, चाहे वो ट्रांसफ़र से रिलेटेड हो या वर्क प्रेशर से रिलेटेड हो, तो वो थोड़ा सा आप खुल के बताइए कि बैंक छोड़ के एफसीआई में आना आपका कैसे हुआ? सर मैं तो ऑनेस्ट आपको आंसर दूंगा हाँ कि सर वर्क प्रेशर तो बैंक में एक्सट्रीम है, तो आपको जानते ही हैं। और सर दूसरी बात ये है कि बहुत बड़ा इशू लोकेशन का है बैंक में। जैसे मैं पीओ में तो आप जाओगे तो कुछ एंटरटेन नहीं करते, जहाँ उनको पोस्टिंग देनी मैनेजमेंट को, वहाँ पे 3 से 5 साल आपको बहुत बाहर गुजारने पड़ते हैं। अब मेरी पोस्टिंग सर बहुत ही आउटर में थी, इंटीरियर जंगलों में ही थी इनफैक्ट मैं कहूँगा। तो और मेरा ऐसा था कि मतलब मेरा जो मन में एक वो सवाल था उस टाइम पे एक्चुअली सर, जब मैंने छोड़ा भी था, जब बैंक पीओ छोड़ा था, तो उस टाइम पे ऐसा था कि जो बैंक वेज रिवीजन हुआ नहीं था बैंक्स में। तो उस टाइम पे जो सैलरी मेरे को पीओ में आ रही थी 57-58 के अराउंड इन हैंड आ रही थी। और उस टाइम मेरे को एफसीआई में जब मैं देखा तो 50-51 के आसपास मेरे को यहाँ पे भी इन हैंड आ रही थी। तो मैंने सैलरी को उतना बड़ा डिफरेंस तो कंसिडर नहीं किया कि 5-6 हज़ार रुपये मंथ का, तो मैंने उसका उतना बड़ा डिफरेंस कंसिडर नहीं किया, पहली चीज़ थी। तो मैं सोचा कि यार, और एफसीआई में अच्छी बात क्या है कि सर डिपोज जो है कुछ ही जगह है जो इंटीरियर में है, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोकेशंस अच्छी हैं। और एफसीआई की जो ट्रांसफर पॉलिसी है मैं मानता हूँ वन ऑफ द फाइनेस्ट है, कि मतलब अगर आपको कहीं 2-3 साल बाहर फेंकते भी हैं तो फिर रिक्वेस्ट ट्रांसफर आप अपने घर पे आराम से पहुंच जाते हो, विद इन 2-3 ईयर्स पहुंच जाते हो। और सर बैंक में ऐसा है कि सर बैंक में तो मैं काफ़ी परेशान था। मतलब मैं आपको बताऊँ कि मतलब मैं तो अब दोबारा बैंक जाना भी नहीं चाहता। मतलब मैं काफ़ी अपने जो डिसीजन थे मैं बहुत खुश था। और प्लस सर मैं सबसे अच्छी बात है कि मतलब मैं सबसे अच्छी बात इसमें मेरे को लगती है कि आप अगर कुछ और पढ़ना चाह रहे हो तो इसमें टाइम मिलता है, और मैं सब पढ़ना चाह रहा था। तो मैं ऐसा चाह रहा था कि एक ऐसी जॉब हो जिसमें, क्योंकि बैंक पीओ के बाद सर आप बैंक पीओ में टाइम इतना नहीं निकाल पाते थे। इवन एसबीआई में जब आप क्लरिकल थे तो वहाँ पे किस तरीका, क्योंकि क्लरिकल में ऐसा कहते हैं कि थोड़ा वर्क प्रेशर मैनेजेबल रहता है, तो एसबीआई के अंदर क्लरिकल में आपने बताया था 2-3 महीने आपने कुछ काम किया था उस वक्त वहाँ पे, तो वहाँ पे किस तरीके का आपका प्रेशर था काम का? सर उस टाइम पे तो जब मैं गया था तब लाडली बहना करके गवर्नमेंट की स्कीम थी, वो लॉन्च हुई थी। तो उसमें जो केवाईसी जो ओपन करते हैं कि वो जो अकाउंट डोरमेंट होते हैं उनको एक्टिव करने की प्रोसेस चल रही थी। तो उसमें तो सर इतना रश रहता था कि मतलब अगर मैं क्या बोलते हैं, अगर मैं लंच भी करना चले जाऊँ 10-15 मिनट के लिए भी, सिर्फ 10-15 मिनट्स की बात कर रहा हूँ, तो भी मेरे काउंटर से लेके बाहर रोड तक लाइन लग जाती थी सर मेरी ब्रांच में। पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा थी सर। और ऐसा नहीं था कि मैं अकेला परेशान था, सभी लोग, मतलब एक टाइम पे तो ऐसा आ गया था कि हम सभी लोग सिर्फ यही काम कर रहे थे। एफसीआई के अंदर लोन वगैरह की क्या फैसिलिटी रहती है, मतलब कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? सर जैसे बैंक्स में तो बहुत अच्छा बेनिफिट्स है, अपने सिंपल इंटरेस्ट लोन मिल जाता है, आपको पता ही है। एफसीआई में सर वैसा तो नहीं रहता, लेकिन जैसे फेस्टिवल एडवांस तो मिलता ही है, 20,000 रुपये है तो वो मिलता है आपको, फिर वो 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कट जाता है। और सर फिर एफसीआई ने अपने एम्प्लॉयज़ को ही क्या फाइनेंस करने के लिए काफ़ी सारी कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ क्रिएट कर रखी हैं डिवीजनल ऑफिस लेवल पे। तो सब जो कोई भी एम्प्लॉई है वो उन सोसाइटी से लोन अवेल कर सकता है। और जनरली जो लोन का जो है जो अमाउंट रहता है वो तो मतलब अप्रॉक्सिमेटली डिपेंड करता है सोसाइटी, बट जो इंटरेस्ट रेट है वो जनरली बैंक से 1-2% लेस ही रहता है। एफसीआई के एग्जाम पैटर्न की जब अपन ने बात करी थी तो मैं एक चीज़ उसके अंदर और पूछना चाहूँगा। मुझे जो एफसीआई की सबसे अच्छी चीज़ लगी कि आपने बताया कि वेटिंग लिस्ट अभी तक चल रही है उन लोग। हाँ। और जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं, मुझे जहाँ तक जैसे आईबीपीएस वगैरह का इनका पता है, तो ये वेटिंग लिस्ट केवल एक ही बार निकालते हैं और उसमें भी वैकेंसी का शायद 10% कुछ इनका क्राइटेरिया रहता है, उतनी ये वेटिंग लिस्ट निकालते हैं। तो उसमें काफ़ी सारे बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों को ज्वाइन करना है और वो उनका नाम वेटिंग लिस्ट में नहीं आ पाता है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट लंबी नहीं आती है। एफसीआई में वेटिंग लिस्ट का थोड़ा सा आप डिटेल में बता दो कि कितनी वेटिंग लिस्ट निकलती है, और ये शुरू में वेटिंग लिस्ट पिछली बार भी इन्होंने रिलीज कर दी थी, शायद उसमें नाम आ जाता है आपका। तो वो थोड़ा सा आप मुझे समझा दो कि वेटिंग लिस्ट का क्या रहता है। सर मैं तो खुद ही इनफैक्ट वेटिंग लिस्ट वाला हूँ। तो मतलब ऐसा था कि शायद डबल इन 100 मतलब वन टाइम जैसे मान लीजिए अगर 100 वैकेंसीज हैं तो शायद 100 लोगों की और शायद वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है। एग्जैक्टली तो मेरे को भी आइडिया नहीं है, लेकिन अच्छी खासी वेटिंग लिस्ट होती है। और उसमें सर वो क्लियर होती रहती है। मतलब जैसे मान लीजिए आज मैं भी अगर लीव कर दूं तो किसी और बंदे को मेरी जगह वो अपॉइंट कर लेंगे। फाइनल कट ऑफ क्या रहता है इनका वेटिंग लिस्ट का, कोई डेट फिक्स रहती है? नेक्स्ट नोटिफिकेशन कट ऑफ रहता है सर, उसका भी कट ऑफ रहता है। जैसे मेरे टाइम पे शायद डिपो कैडर का 65 कट ऑफ था शायद, जितना मेरे को याद है मींस का लेवल। नहीं, डेट का कट ऑफ भी रहता है इसमें कि या तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन के नेक्स्ट नोटिफिकेशन था सर, डेट का कोई कट ऑफ नहीं होता। ये सबसे अच्छी बात है कि बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब जो लोग अभी भी जैसे कोई दूसरी जॉब में जिसको अच्छा नहीं लग रहा और उसका वेटिंग लिस्ट में नाम हो, तो उसको होप रहती है मन के अंदर 6 महीने बाद भी कि नहीं मेरा नंबर इसके अंदर आ सकता है। या किसी के पास जॉब नहीं हो तो उसके लिए तो एक तरीके से गोल्ड आ जाता है गोल्ड से कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई। कोई फाइनल एडवाइस आप लोगों को देना चाहेंगे कि एफसीआई में मतलब क्यों जाना चाहिए आपको?
सर मैं तो कहूँगा कि काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और सर ऐसा है कि अगर आप एक बैलेंस लाइफ चाहते हैं, सबसे पहले कि सर जैसे मैं हूँ तो मैं तो वर्क लाइफ बैलेंस को प्रेफर करता हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो बैंक की जॉब्स में चाहे क्लैरिकल हो चाहे वो ऑफिसर हो, कंप्लीटली मिसिंग है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ सही बात है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए जैसे आप जाते हैं, जैसे बैंक में भी आप देखें जो अच्छे जॉब में एग्जाम्स आते हैं, जैसे RBI हो गया, नाबार्ड हो गया, तो वहाँ पे भी लोग जाते हैं कि एक तो हैंडसम सैलरी एंड देन अगेन की सबसे बड़ी बात है कि वर्क लाइफ बैलेंस है और अच्छी जगह पे लोकेशन पे पोस्टिंग। तो सर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप मॉनिटरी तो मैं उतना अच्छा नहीं मानूंगा FCI को जितना RBI नाबार्ड के रिवॉर्डिंग, लेकिन मोर और लेस अगर आप क्लरिकल पोस्ट भी देखें तो काफी अच्छी सैलरी है इन कंपेरिजन टू बैंक क्लर्क, और ऑफिसर कंपेरिजन भी करेंगे तो बेसिकली बहुत कम नहीं है G3 की सैलरी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ओवरऑल अगर अपन देखेंगे तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर बंदे को अपने घर के पास में रहना है, डिसेंट लिविंग स्टाइल चाहिए, तो मेरे को लगता है कि FCI वो आराम से प्रोवाइड करता है। हाँ, क्योंकि इसकी एक अच्छी चीज मुझे भी ये लगी थी कि जैसे AG3 की पोस्ट होती क्लरिकल जैसी है, हाँ, लेकिन इसकी जो सैलरी है वो क्लरिकल से काफी ज्यादा रहती है। हाँ, मतलब ये एक ऑफिसर के बराबर, मतलब ऑफिसर जितनी तो नहीं रहती है, लेकिन फिर भी क्लरिकल से ऑफिसर के बीच की सैलरी रहती है, और वर्कलोड आपको क्लरिकल से भी कम रहता है, जो एक पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट जैसे बैंकिंग वगैरह रहते हैं वहां से कम रहता है इसके अंदर। और LPT वगैरह नहीं रहता है, वेटिंग लिस्ट इनकी बहुत लंबी आती है, तो बहुत सारे पॉजिटिव है इस जॉब के। बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। अब वो ठीक है कि हर जॉब का थोड़ा बहुत प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं। सब नेगेटिव्स तो जो मतलब मैं डिसाइड जो मेरे को लगा, लोगों से बात करता हूँ तो यही लगा मेरे को, प्रमोशन का ही है, बाकी तो ऐसा कुछ नेगेटिव्स है नहीं सर। ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है। मतलब आप देखिए जो सैलरी भी है वो अच्छी है, मतलब आप कह रहे हैं जैसे अगर अपन SSC से कंपैरिजन करें इसको, तो अप्रोक्सीमेटली जो 4200 ग्रेड पे की जितनी सैलरी बनती है जो एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट SSC में, लगभग उतनी ही सैलरी KG3 ड्रॉ करता है। तो इसके अंदर जैसे वेज रिवीजन वगैरह का क्या सिस्टम रहता है? CPC के साथ ही रहता है इनका? सर वेज रिवीजन तो जो PSUs होते हैं, जैसे जो पूरा PSU जो है NTPC हो गया, IOCL हो गया, ये सारे जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन हो गया, तो इनका सबका 10 ईयर्स में होता है। अच्छा, तो उसी के हिसाब से सर इनका भी वेज रिवीजन होता है, 10 ईयर्स में एक बार होता है। अच्छा, ये जो दूसरे PSUs रहते हैं, PSBs का नहीं, PSUs का। अच्छा। तो अभी कब ड्यू है, कुछ आइडिया? 2027 में ड्यू है सर। 2027 1 जनवरी 2027 को ड्यू है। अच्छा। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य, आप हमारे चैनल पे आए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आगे आप अपने करियर के पथ पे आगे बढ़े। आपने बताया था कि आप SSC CGL की भी तैयारी कर रहे हैं, तो हम जरूर चाहेंगे कि आपका CGL में सिलेक्शन हो, क्योंकि पहले हमने एक विकास पूनिया जी का इंटरव्यू डाला था, उनका भी CGL में सिलेक्शन उस वक्त हो गया था, वो भी FCI के अंदर ही थे। तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि किसी को अगर अपनी हॉबी परस्यू करनी है या किसी को और अच्छी जॉब में जाना है तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जा सकता है। तो हमारी चैनल की तरफ से, हमारी ऑडियंस की तरफ से, सब्सक्राइबर की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी हियर। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह के और टॉपर स्टॉक देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। वहाँ आपको RBI के अंदर भी असिस्टेंट के, ग्रेड बी के, सेबी के, उसके बाद सिडबी के, नाबार्ड के, ये सारे टॉपर स्टॉक आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे। LIC AAO असिस्टेंट, NIACL, GIC, UIC, बहुत सारे टॉपर स्टॉक जिनके ऑर्गेनाइजेशन के आपको सब जगह देखने में नहीं मिलते हैं, क्योंकि ऑफ बीट कोर्सेज रहते हैं, इनकी ऑफ बीट पढ़ाई आपको करनी पड़ती है। तो आप प्लेलिस्ट पे जाके जरूर चेक करें, जो भी बच्चे इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, और हमारी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।